वी हैव अंडरस्टूड, हमने बेसिक समझ लिया कैपेसिटर का, कैपेसिटर का बेसिक कितना होता है, वी हैव अंडरस्टूड दैट कि कैपेसिटर्स होते क्या है, कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है, और अगर हमारे पास अलग अलग सर्किट है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा अब हम आगे मूव ऑन करेंगे, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी वांट टू अंडरस्टैंड इज अबाउट डाइइलेक्ट्रिक्स। तो अब हमारा जो पूरा का पूरा बचा हुआ यूनिट है, वी विल बी डीलिंग विद डाइइलेक्ट्रिक्स नाउ। तो डाइइलेक्ट्रिक्स में ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स जेई के लिए ही है पर्टिकुलरली, तो काफी जगहों पे होते नहीं कवर, बट हम लोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डाइइलेक्ट्रिक्स करेंगे आज की क्लास में, टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स समझेंगे, पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है वो समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर डाइइलेक्ट्रिक्स को हम कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, उसके हम अलग अलग केसेस भी सॉल्व करेंगे। देन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कि अगर मेरी कैपेसिटर की प्लेट्स इतनी दूर है और इनके बीच में मैंने थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो इस केस में हम कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे। उसके बाद जो दो केसेस बनते हैं वो बनते हैं कि अगर हमारी बैटरी ऑलरेडी चार्ज है, अगर मैंने बैटरी नहीं निकाली है, उस केस में मैं डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रही हूँ तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल पे डाइइलेक्ट्रिक इंसर्शन हो जाती है। उस केस में हमारे पास चार्ज की, एनर्जी की, कैपेसिटेंस की, वोल्टेज की क्या क्या वैल्यू आती है। वैसे ही अगर आप डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हो एट अ कांस्टेंट चार्ज तब क्या होगा। Then we will also cover variable dielectrics and we will talk about breakdown voltage. Is that okay, guys? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑन प्लेट्स की। ठीक है बेटा, तो एक बच्चे ने भी ये चीज पॉइंट करी थी, एक बार ये चीज हम फिर से समझ लेते हैं कि सपोज अब मेरे पास ये मेरा कैपेसिटर है, दिस इज माय नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज माय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। Let me say that they are connected with the help of a battery. Let me say that these plates are connected with the help of a battery. ठीक है बेटा, ये हमारी नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा ये जो प्लेट्स हैं ये भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, दीज प्लेट्स विल एक्सपीरियंस सम अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसका अब प्लेट्स जैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो एक तरीका है इनको दूर करने का कि क्या करें मैम, इन दोनों को ना स्क्रू से एकदम फिक्स कर देते हैं। अगर आप इन दोनों प्लेट्स को एकदम स्क्रू से फिक्स कर दोगे तो हमारी जो प्लेट्स हैं वो फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अब हम यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर अब हम डाइइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर देंगे। गुड इवनिंग अंजलि बेटा। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो फोर्स जो है हमारी इन दोनों प्लेट्स के बीच में आएंगे और इस फोर्स की वजह से प्लेट्स का यही टेंडेंसी रहेगा कि वो एक दूसरे के पास आ जाए। हमें पता है इस प्लेट पे चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू कितनी है प्लेट्स पे, Q into A। तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. सिग्मा into A। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल। राइट, तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है एंड वी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एज, अब यहाँ पर आप इसके पास फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो दैट वी आर हैविंग सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वी कैन आल्सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन दिस केस, तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है दैट इज क्यू बाय ए। Q square by 2 epsilon naught वेरी गुड, तो क्यू स्क्वायर और upon सिग्मा की A. वैल्यू, हाँ जब सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट करेंगे तो एक ए से दूसरा ए कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। सो नाउ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपका जो भी मीडियम है, हमारे पास जो भी ये दोनों प्लेट्स हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद दिस पर्टिकुलर फोर्स। तो होना क्या चाहिए कि बेटा मेरी जो कैपेसिटर प्लेट्स है उनकी टेंडेंसी ये रहनी चाहिए कि वो एक दूसरे के पास में आ जाए, बट ऐसा होता तो नहीं है ना, ऐसा होता तो नहीं है। अब हमारा कैपेसिटर है, वो तो उसका साइज है, कुछ उसकी शेप है, वो तो फिक्स्ड ही रहनी चाहिए। इसको रोकने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि मैम मैंने स्क्रू लगा दिया, है ना। इसको रोकने का एक तरीका ये है कि मैम हमने स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, यस यस आई एम ओके। दूसरा तरीका यही है बेटा हमारे पास कि हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर देते हैं। तो जब आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हो बेटा, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाती है, एंड एडिशनली हमारी जो दोनों प्लेट्स हैं उनको स्टेबिलिटी भी मिलती है। जो हमारा कैपेसिटर है इट बिकम्स मोर स्टेबल। ऑल राइट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, तो डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो दो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है कि पहला बेनिफिट ये है दैट इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, पहला बेनिफिट ये है दैट इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। तो हमारी जो दोनों प्लेट्स हैं वो चाहती हैं कि वो एक दूसरे के पास में आ जाए। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा इसका यूज ये होता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसकी वजह से कैपेसिटेंस भी जो होती है वो भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाली चीज भी हम बाद में प्रूव करेंगे दैट हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, अब ये डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या है? तो आप लोगों ने जैसे काफी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में सुना होगा, इंसुलेटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए। तो डाई इलेक्ट्रिक्स एक अलग ब्रांच होती है वैसे मटेरियल्स की, बट डाई इलेक्ट्रिक्स आर काइंड ऑफ इंसुलेटर्स ओनली। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक्स जो होते हैं दे आर टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स। तो डाई इलेक्ट्रिक्स हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। मैम आपकी स्क्रीन पॉज। अच्छा एक सेकंड बेटा, रिफ्रेश करती हूँ। अभी विजिबल हुई बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि इनके अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, चार्जेस जो होते हैं वो हमारे मूव नहीं कर सकते, बट यहाँ पर इन मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स वेयर द चार्जेस डू नॉट मूव, where the charges do not move, but electric field can exist inside them. But electric field जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस हो सकता है इन मटेरियल्स के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गेट प्रोड्यूस्ड इनसाइड देम। ठीक है, ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप के हमारे मटेरियल्स होते हैं कि ये भले ही मूव नहीं कर सकते, इनके अंदर जो चार्जेस हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब सपोज हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है एंड मैम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी होती है या किसी और सब्सटेंस की वजह से होती है? नहीं, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बेटा। इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, तो वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं इस तरीके से। ये भी चीज हम अभी बाद में देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर भी इंड्यूस हो जाता है मटेरियल के। ओके मैम। ठीक है बेटा, होता क्या है जैसे ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होता है ना, अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैं ई नॉट बोल देती हूँ। अब सपोज मैंने इसकी जो पूरी की पूरी थिकनेस है उसमें एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। अब इसमें देखेंगे कि हम कैसे प्रोड्यूस होता है, वो बाद में देख लेंगे। तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, डाइइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं वो कुछ रफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस कर देंगे, है ना। डाइइलेक्ट्रिक जो है वो मटेरियल है और उसके जो चार्जेस हैं वो कुछ नेगेटिव चार्ज एक प्लेट की साइड पे इंड्यूस कर देते हैं और दूसरी प्लेट पे कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस हो गया,
यस है मैम। ना, वी गेट फील्ड इंड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप ई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, जो नेट फील्ड होगा दैट विल बी जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है माइनस द इंटरनल फील्ड, द इंड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो यही होता है कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो हमारा जो मीडियम होता है मतलब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर भी एक इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जब हम उसको कैपेसिटर की प्लेट में रखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज समझ में आई बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब बेटा हमारे दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. क्या होते हैं पोलर Yes, मॉलिक्यूल्स? मैम मैम कोई केमिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ क्या होते हैं ये बताओ, केमिस्ट्री में तो पढ़ा है, सही बोल रहे हो। मैम जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके बिल्कुल सेंटर पे नहीं होते, उनमें मैम कुछ जिनमें ना शिफ्टिंग होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वो मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझाती हूँ। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। आपने ये बोला ना कि सेंटर में नहीं होते मैम, तो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइडिंग। तो बेसिकली इनका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट वैसे ही होता है, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइडिंग, राइट? ठीक है बेटा। Yes, तो ma'am. these types of molecules, these molecules have some permanent dipole moment already. These molecules have some permanent dipole moment which is existing in them. तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, HCl, H2O। ठीक है, तो अब इनके केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो मस्त अपने किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो तो ऑल ऑफ दीज डाइपोल्स आर अरेंज्ड रैंडमली, ऑल ऑफ दीज डाइपोल्स आर अरेंज्ड रैंडमली। इस तरीके से कैसे भी कुछ भी किसी भी पोजीशन में ये डाइपोल्स हैं आपके। लेट मी से किसे ग्लू से ड्रॉ करते हैं, लेट मी से दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरे जो भी डाइपोल्स जिसमें जिस मटेरियल के अंदर हैं उसके अंदर जो भी मेरे ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो रैंडम डाइपोल मोमेंट है और नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो मेरा कैंसल आउट हो रहा है। इज दिस ओके? यस मैम। अब अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगी, ठीक है, नाउ सपोज कीपिंग, हाँ बेटा मैम अभी तो हमने ऊपर ये पॉइंट देखा था कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होने चाहिए, फिर मैम हम पोलर क्यों ले रहे हैं? बेटा ये मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ना तो उनके अंदर फ्री चार्जेस नहीं है, ठीक है, उसके अंदर आपका कोई फ्री चार्ज नहीं है। जैसे इंसुलेटर कंडक्टर वगैरह में क्या डिफरेंस होता है, कंडक्टर के अंदर आपके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मस्त घूम फिर के चले जाते हैं, है ना। इंसुलेटर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट इंसुलेटर भी तो किसी मटेरियल का बना हुआ होगा ना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैम जैसे इंसुलेटर है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। नहीं वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मूव करेंगे पूरे मटेरियल में, इसके अंदर भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कर सकते हैं ना। ये तो मैंने पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया है बच्चा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक है एंड इट इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स तो इस केस में क्या होता है। ठीक है, वाटर में कैसे मूव करते हैं, वाटर में तो वो आपका आयोनाइज करता है ना पहले पानी को, उसके बाद आपका जो भी करंट वगैरह मूव कर सकता है वो मूव करता है ना, तो पहले वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स पे भी तो कुछ फोर्स लगेगी ना, तो ये जगह पे अपनी जगह पे ही रहेंगे भले ही, दे विल नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस बट दे विल गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर सपोज मैंने इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा कुछ नेगेटिव है, यहाँ पर मेरा कुछ पॉजिटिव है। तो अब मेरे पोलर मॉलिक्यूल्स क्या ट्राई करेंगे कि जो उनका नेगेटिव हो, मतलब वो फील्ड के पॉजिटिव साइड हो, हाँ वो फील्ड की पॉजिटिव साइड हो, और जो उनका ये वाला नेगेटिव वाली साइड है फील्ड की उसकी साइड पे उनका पॉजिटिव हो।
तो वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, बट वो ऐसे कुछ पोलराइज हो जाएगा आपका मटेरियल, तो इसकी वजह से कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होएगा ना बेटा अंदर। ठीक है, अभी समझ में आया? तो इस केस में हमारा कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है बेटा। अब ये तो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दूसरा केस हमारा क्या होता है? दूसरा केस होता है नॉन पोलर का। सेकेंड केस इज दिस। तो अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जैसे ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह देखिए, ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका कुछ इनके बीच में डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं आता। तो इसका रीजन क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सच मॉलिक्यूल्स वेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सेंटर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रादर, where centers of positive and negative ठीक है। तो अब यहां पर आपका इनिशियली कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, सो दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जैसे पिछले केस में तो मॉलिक्यूल्स का खुद का अपना एक डाइपोल मोमेंट था, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का अपना कुछ डाइपोल मोमेंट नहीं होता। कहीं चला गया मेरा हैव का ई। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो अब परमानेंट डाइपोल मोमेंट अगर नहीं है इनका, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ इस तरीके का मटेरियल है बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अपना मटेरियल प्लेस नहीं किया है, तो ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं और पॉजिटिव नेगेटिव के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका कोई नेट डाइपोल मोमेंट है नहीं, है ना? इस केस में कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखते हो इसको, अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड ये एक दूसरे से थोड़े से दूर हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड दे विल गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट होकर ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे लग रहा है तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से मेरे ये वाले जो डाइपोल्स हैं वो भी अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो गया एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है हमारा पोलराइज हो चुका। In this situation, we say that dielectric is said to be polarized. Dielectric is said to be polarized. कि पहले हमारा जो डाइपोल मोमेंट था, परमानेंट डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स जो थे वो हमारे सबके सेंटर्स जो थे पॉजिटिव और नेगेटिव के वो कोइंसाइडेड थे। और अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने इस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करी कि वो थोड़े से अलग हो गए, आपका मटेरियल पोलर बन गया। एंड वंस योर मटेरियल बिकम्स पोलर, तब उस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ओरिएंटेशन जो है वो हमारी हो जाएगी सेटल, क्योंकि आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। इज इट ओके गाइस? ये हाँ बेटा। मैम इनकी जो पोलैरिटी डेवलप होगी वो पोलर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में कम होगी या ज्यादा होगी? बेटा वो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, वो उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, बट हाँ अगर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स है, कितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। कभी कभी तो ये भी होता है कि आपका ब्रेक भी हो जाता है मटेरियल। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर सेम मटेरियल पे आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो हो सकता है इसकी जो पोलैरिटी है वो और बढ़ जाए, क्योंकि अंदर आपका जो इंड्यूस्ड है वो और ज्यादा हो जाए, है ना? तो धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका जो मटेरियल है वो टूट भी जाता है, वो उसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। चलूं बेटा आगे? यस मैम। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन की प्रोसेस हमें यहाँ पे तो समझ में आ गई। अब आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो।
कि अगर हम डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करवा रहे हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो तो उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज दिस, the induced dipole moment, developed per unit volume in a dielectric slab on placing it in an electric field, ये होती है पोलराइजेशन, ठीक है। कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब था जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, जिसकी वजह से अब जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर कुछ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगी दिस विल बी पोलराइजेशन। इज इट ओके गाइस? यस ठीक है। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, कैसे कि बेसिकली आप इस तरीके का कुछ लिखते हो कि पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय p। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इससे कुछ सवाल नहीं आता, बट ठीक है थियरी का पोर्शन है तो समझ लो थोड़ा सा। तो ये जो p होता है स्मॉल p, दिस इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दिस इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट acquired by an atom, acquired by an atom। ये n जो होता है ये होता है हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनफैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो कैपिटल P है दिस रिप्रेजेंट्स आवर पोलराइजेशन। इज दिस ओके बच्चों? यस मैम यस ठीक है। मैम। और अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की अब कितनी वैल्यू रह गई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेट मी से दैट इज E नॉट। सो नाउ आई कैन राइट दिस P एज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय E नॉट। कुछ इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है, जहाँ पे अल्फा जो होती है वो होती है हमारी अटोमिक पोलराइजेबिलिटी। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा शब्द है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। अल्फा होती है हमारी अटोमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। ई नॉट जो होता है वो हमारा फील्ड है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें हमने रखा है तो उसकी क्या वैल्यू हो गई है, अब रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो होता है हमारा ई नॉट। ठीक है बच्चों? मैम एक मिनट नोट। हाँ नोट डाउन कर लो, मुझे भी एक सेकंड दो, मैं लेट मी गेट माय वाटर बॉटल। मैम डन। ऑलराइट, कर लिया नोट डाउन बच्चों? यस मैम। चलो आगे। यस मैम। ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा, बहुत डाइलेक्ट्रिक का हमें समझ में आया, बेसिक समझना है हमें, ज्यादा नहीं घुसना इसके अंदर कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रहा है। क्योंकि भाई उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उनको रखेंगे तो ठीक है, फ्री चार्जेस नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स अंदर फ्लो नहीं हो रहे आपके, बट मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंजिंग देमसेल्व्स इन अ वे कि अंदर एक इंड्यूस्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को किसी मटेरियल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में क्या होता है। मतलब अगर आप डाइलेक्ट्रिक को बेसिकली यू आर इंड्यूसिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यू आर कीपिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन।
ठीक है बेटा। तो कैपेसिटर्स जो होते हैं हमारे, कैपेसिटर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर ना ऐसे नहीं बनते। कैपेसिटर हमारे एक्चुअल सिचुएशन में पता है बनते कैसे हैं, कि हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है और उसकी दोनों साइड पे आप कोटिंग कर देते हो किसी कंडक्टर की। ठीक है, इसकी दोनों साइड पे हमने किसी कंडक्टर की कोटिंग कर दी, दोनों साइड पे हमारा कोई कंडक्टर हमने लगा दिया, कंडक्टिंग कोटिंग, तो ये बन गया हमारा कैपेसिटर। इस तरीके से हमारा कैपेसिटर बनता है, तभी हमारे इतने छोटे छोटे कैपेसिटर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर अपना डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रख रहे हैं तो हो क्या रहा है ऐसा, कि हम अब कैपेसिटर बना ही इन डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स के रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप कैपेसिटर के अंदर रखोगे तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना? यस मैम। ये तो हमने अभी चीज देखी है, ऑन कीपिंग, है ना, वेरी गुड, ऑन कीपिंग अ डाई इलेक्ट्रिक, ऑन कीपिंग अ डाई इलेक्ट्रिक inside the plates of a capacitor, या फिर between the plates of a capacitor is more appropriate, the electric field, the net electric field reduces, क्योंकि उसके अंदर कुछ induced electric field आ जाता है, the net electric field reduces। तो बेटा ये किस फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है वो हम डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, कि किस फैक्टर से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हुआ है, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का क्या मतलब हो गया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का क्या मतलब हो गया कि बाय व्हाट फैक्टर इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है इनसाइड द मटेरियल, बाय व्हाट फैक्टर, बाय व्हाट फैक्टर। आज मेरा पेन टैब भी अजीब बिहेव कर रहा है। by what factor is the electric field reducing। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली अगर k की हमें वैल्यू लिखनी है तो k हमारा कितना हो जाता है कि आपने बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर कितना लगाया और नेट फील्ड हमारा कितना रह गया, नेट फील्ड हमारा कितना रह गया उसका रेशियो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्सटर्नल, what is the value of E external divided by the value of E net। Is this okay guys? Yes ma'am। ठीक है, so where E external is, let me explain it more clearly। E external is the applied electric field, E external is the applied electric field, and E net is now the reduced value, E net is now the reduced value of electric field, कि कितनी वैल्यू मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की रह गई है, दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, चलूं आगे। मैम एक सेकंड नोट कर लेना। हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ। यही हमारी ना वो भी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी भी यही होती है। मैम इलेक्ट्रिक पार्ट फील्ड आना चाहिए, अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक वैल्यू। अच्छा एक सेकेंड एडिट कर देते हैं। मैम हो गया, हो गया, चलो एक बार इसको फील्ड एडिट कर दूं ताकि आपको नोट्स में दिक्कत ना आए, फिर आगे चलती हूँ। ठीक है बेटा, तो अब अगली चीज हमें क्या देखनी है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी आप मुझे पहले ये बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। यस मैम, है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपका रिड्यूस वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा, तो k की वैल्यू हमेशा आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। तो एक्चुअली हमारी जो k की वैल्यू होती है, इट इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी किसके लिए होगी, कंडक्टर्स के लिए। वो भी क्यों होगी मैं बता देती हूँ, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए इन्फिनिटी होती है, किसी भी मटेरियल के लिए k लिख सकते हो ना, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए इन्फिनिटी क्यों होती है। अब ये देख लो कि सपोज ये मेरी पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव को खाली पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यार, और ये मेरी नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, अब इसके बीच में कंडक्टर्स के अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो जीरो हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब इसके अंदर होगा क्या, अब जैसे इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रहा है,
ये मेरा है ई एक्सटर्नल। बेटा अब मेरा कंडक्टर रख दिया मैंने अंदर, कोई कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया, तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मैम फ्लो कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी ना मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी। नहीं, कंडक्टर के अंदर क्या होगा कि हमारा अब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इधर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज वाले, और Yes, पॉजिटिव ma'am. वाले इधर आ जाएंगे। ये होगा Yes, नहीं होगा? ma'am. मैम कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। वो भी Yes, चीज पे ma'am. आते हैं, वो भी चीज पे आते हैं। तो यहाँ पर कुछ दोनों इलेक्ट्रिक, चार्ज साइड साइड हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। उसका तो क्या नेट मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसका होगी। क्या मतलब है कि यहाँ पर इस पे कुछ ई एक्सटर्नल तो लग ही रहा है, यहाँ पर कुछ आपका ई इंड्यूस्ड आना चाहिए, और ई इंड्यूस किस तरीके से आना चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो जाए। अब समझ रहे हो Yes, मैं क्या बोल ma'am. रही हूँ? Yes, ma'am. दोबारा ठीक है, बता दो। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे जो चार्जेस हैं वो तो इंड्यूस होंगे ना, और ऐसे इंड्यूस होंगे कि ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, मतलब ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल, तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो बेसिकली Yes. अगर मुझे नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो तो जीरो आ जाएगी ना बेटा, है ना, कि नेट वैल्यू कितनी है इन दोनों का डिफरेंस, द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो मेरी कुछ रिड्यूस हुई नहीं, उसकी वैल्यू तो जीरो आ गई। तो इस सिचुएशन में के हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में जो के होता है वो हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। इज इट ओके गाइस? Yes, मैम ma'am. मतलब हम जो कह रहे थे वो तो सही था। हाँ, जो तुम कह रहे थे वो सही था, वो मैं नहीं बोल रही गलत था। तो जो रेंज होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक की वो 1 से लेकर इन्फिनिटी रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज बता दूं तो अगर हम मैम एयर, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। हाँ, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू हमारी 1 होती है। कंडक्टर्स के लिए हमने देख ही लिया, कंडक्टर्स के लिए जो होती है वो के की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप वाटर की फॉर एग्जांपल बात करो तो वाटर के केस में के की वैल्यू जितना मुझे याद है 81 के आसपास आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, मैम एक yes, सेकेंड नोट हाँ, कर एक लेंगे। सेकेंड नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आगे चलूंगी। मैम हो गया। हो गया, चलो। Yes, ma'am. तो अब बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर के अंदर अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं तो हो क्या रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर अब डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो हमने एक दो चीजें तो देख ली कि सबसे पहला तो हो क्या रहा है कि अगर मेरी पॉजिटिव नेगेटिव, यार एक ही डायग्राम बना रही हूँ, वो डायग्राम हर जगह पे एप्लीकेबल है। लेट मी से दैट दिस इज माय नेगेटिव प्लेट एंड लेट मी से दैट दिस इज माय पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ये मैं ऐसे केसेस डिस्कस कर रही हूँ कि हमने इस पूरे को भर दिया है डाइलेक्ट्रिक से। अब ये पूरे के पूरे को हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। बाद में हम ऐसा केस भी डिस्कस करेंगे कि अगर मैं थोड़े से पार्ट में डाइलेक्ट्रिक डालूं तब क्या होगा। ठीक है, वो वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी हम यही केस डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरे के पूरे को मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये बाहर का आपका एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज योर एक्सटर्नल फील्ड, है ना। देयर विल बी सम इंड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन द ऑपोजिट आपने डायरेक्शन। फील्ड उल्टी बना दी, ये एक्सटर्नल अच्छा, इंड्यूस्ड की। हाँ, दोनों उल्टी बना दी ना, ये लो। ठीक है, ये मेरा ई एक्सटर्नल होगा और ये मेरा ई इंड्यूस्ड हो जाएगा, यस मैम। है ना बच्चों। तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगी, मैं ये निकाल लूंगी कि एक तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आ रही है, जो मेरी इंड्यूस हो रही है, वो कितनी हो रही है। ठीक है, कि मेरी ये जो अब यहाँ पर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है ना, इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है ये मैं निकाल लूंगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू आप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट मेरी ई नेट की जो वैल्यू है दैट इज ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। हम स्क्रीन पॉज्ड है। अच्छा, स्क्रीन पॉज है, एक सेकेंड, विजिबल है बेटा? नो मैम। एक सेकेंड, अभी कुछ यस मैम आ गई। आ गई। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
विल बी नथिंग बट ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है Yes, बेटा, ma'am. ये ई एक्सटर्नल की वैल्यू तो अपन को पता है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Sigma by वेरी गुड epsilon naught. वेरी गुड, ई एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक भी अगर मैं इसमें चार्ज डेंसिटी की बात कर रही हूँ तो डाइइलेक्ट्रिक भी एक तरीके से ऐसे ही एक्ट कर रहा है कि दो प्लेट्स है यहाँ पर जो ऑपोजिटली चार्ज हो गई हैं, यस मैम। है ना। तो Yes, इसके बीच में भी अगर आप ई इंड्यूस निकालोगे वो आ जाएगा आपका सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि मेरी जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी सिग्मा आई के बराबर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हमने के का क्या एक्सप्रेशन लिखा था, के का ई क्या एक्सप्रेशन लिखा था, एक्सटर्नल बाय ई नेट। E naught by E. ई एक्सटर्नल बाय ई नेट, यही लिखा था ना। तो ई नेट की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ई नेट की क्या वैल्यू आ गई, ई ई एक्सटर्नल अपॉन एक्सटर्नल बाय के। ई एक्सटर्नल अपॉन के हमारे पास वैल्यू आ गई। ई एक्सटर्नल की वैल्यू आपको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ई नेट की वैल्यू आई कैन आल्सो राइट एज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ फ्रॉम ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आई कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई। यस मैम। तो निकालो कितनी आएगी बताओ, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई। मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई, मैम सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के। सिग्मा माइनस सिग्मा बाई, तो सिग्मा को कॉमन ले लो, यस सिग्मा मैम। इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के मेरे पास वैल्यू आ गई चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो ये मेरी बेसिकली चार्ज है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल्स टू दैट। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होती है वो इक्वली हो जाती है ना। कंडक्टर्स के केस में तो जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होगी वो मेरी इक्वली हो जाएगी, जितना सिग्मा ही होता है उतना ही मेरा सिग्मा, बाहर का जो सिग्मा होगा उतनी ही मेरे पास वो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ डाइइलेक्ट्रिक, की इफेक्ट क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक का चार्ज डेंसिटी पे, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मान्या इज ऑल्सो हियर, मान्या की भी अटेंडेंस लगा दी जाए। और कौन कौन है, बाकी बच्चों की मैंने लगा दी है, श्रेया की भी लगा देती हूँ। राइट, कर लिया बच्चों नोट डाउन, आगे चलूं। मैम एक सेकेंड। Ma'am, एक अच्छा, minute. कर लो, कोई नहीं, आराम से कर लो। ये सारी टर्म्स अच्छे से कर लो, हर स्लाइड पे ना मैं एक एक टर्म ही करवाऊंगी ताकि ज्यादा क्लस्टर भी ना हो, आप लोगों को समझ में भी आ जाए। Ma'am, done. डन, चलो मैम डन। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी वांट टू अंडरस्टैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो ना मैं यहाँ पर हेडिंग्स भी डाल देती हूँ। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज डेंसिटी, इससे भी थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगली चीज जो हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस का क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस का क्या होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस होती कितनी है बेटा, क्यू बाय वी, Yes, ma'am. है ना। कैपेसिटेंस हमारी मैम कितनी होती है, क्यू बाय वी, ये हमें पता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है मेरा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये भी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। सो नाउ दिस इज द Yes. नेट, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकाल सकते हो, यस मैम। कितना होगा, E into D. मैम वेरी गुड, सिग्मा, यस मैम, सिग्मा वेरी टी गुड, बाय के एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बिटवीन द प्लेट्स, नया पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी मेरा चेंज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मल्टीप्लाइड बाय डी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मल्टीप्लाइड बाय डी। तो बेटा दिस विल कम आउट एज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी। सो दिस टेल्स मी दैट पोटेंशियल विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह आप चार्ज भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे सिग्मा की जगह आप चार्ज भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की, सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ठीक है बेटा, अब निकालना कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, A epsilon naught K by D। वेरी गुड, नाउ यू कैन फाइंड आउट दैट कैपेसिटेंस इज इसका रेशियो। तो जब आप इसका रेशियो लोगे, जब आप इसका रेशियो लोगे तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, K by D मल्टीप्लाइड बाय K। दिस इज माय न्यू कैपेसिटेंस। यस मैम। सो बेटा यहाँ से हम देख सकते हैं दैट कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट नाउ। ठीक है, कि जो हमारी कैपेसिटेंस है, क्योंकि अब वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक लाई कर रही है, और पहले अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं डाला होता तो हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस on insertion of, capacitance increases on insertion of dielectric material. Is this cool? यस Yes. मैम। ठीक है, तो ये भी चीज नोट डाउन कर लो, फिर से आगे चलूंगी। मैम लेकिन आपने तो कहा था कि जो कैपेसिटेंस होती है वो सिर्फ उसके मतलब डायमेंशंस पे डिपेंड करती है मटेरियल के। डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है ना, लेकिन मटेरियल के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो डाइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करेगी। अभी भी फिक्स्ड है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही, वोल्टेज पे चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है, एरिया कितना है उसका, बीच पे डिस्टेंस कितना है। बट अब डाइलेक्ट्रिक कौन सा है उसका कांस्टेंट भी तो मैटर करेगा ना बेटा। मैम मतलब जिस पार्ट पे हम स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस पे भी तो डिपेंड करेगा। हाँ वही 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 मैं बोल रही हूँ। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई तो बताना, फिर आगे चलेंगे अपन लोग। हो गया मैम। मैम 1 मिनट। हाँ 1 सेकेंड ले लो, 1 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो। मैम डन। डन, चलो अब आगे चल लेती हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो बेटा ये वाला केस में हम देख सकते हैं कि मैम कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज हो गई है। पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस वैसे मेरा कितना होता, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी मेरा के अमाउंट से डिक्रीज हो गया है ना, ये भी हमारा के अमाउंट से डिक्रीज हो गया है। तो इस केस में हो क्या रहा है कि जो हमारा बेसिकली दिस इज अ केस, बेसिकली this is a case when battery is not connected to the capacitor, when battery is not connected to the capacitor, तो जो हमारा चार्ज होगा ना, कैपेसिटर का चार्ज हमारा कांस्टेंट रह रहा है। मैंने ये तो बोला नहीं कि क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि चार्ज इज रिमेनिंग कांस्टेंट, जो मेरा कैपेसिटर का चार्ज है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पर एक टेबल सी बना लो, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मामला। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टेबल बना लूं तो चार्ज की वैल्यू तो हमें पता है Q मल्टीप्लाइड बाय V होती है, और चार्ज मेरा कांस्टेंट रह रहा है, तो पहली चीज मैं यही लिखूंगी कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, लेट मी से दैट इट इज सम Q। सेकेंड चीज जो हमने देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। सेकेंड चीज जो हमने देखी वो हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, और हमने ये भी देखा कि ई नेट की वैल्यू कितनी है,
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होएगा तो हम ये भी बोलेंगे कि पोटेंशियल भी रिड्यूस होएगा, यस मैम। है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो गेट्स रिड्यूस। पोटेंशियल डिफरेंस भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ही होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस हो जाएगा बेटा? ये भी हमारा मैम 1/k टाइम्स। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस जो नया वाला है इट विल ऑल्सो बिकम 1/k टाइम्स। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही हमारे पास आएगा। फाइनल चीज हम लोगों ने कैपेसिटेंस की देखी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई k टाइम्स। वेरी गुड। एक बार मुझे बताना एनर्जी का क्या होगा? मैम वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हाफ cv² है ना। वेरी गुड। तो हमें पता है हमारी एनर्जी कितनी होती है, हाफ cv²। तो एनर्जी मेरी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। अच्छा मैम ठीक है, वो k² से कट जाएगा, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, k² आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगी आपकी कैपेसिटेंस। एनर्जी हम लोगों को पता है, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तो मैं लिख देती हूँ, हाफ cv² होती है। तो हाफ cv² जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, kc0 मल्टीप्लाइड बाय v/k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो एनर्जी होगी वो ओरिजिनल एनर्जी डिवाइडेड बाय QB k वाले आएगी। से भी तो u तो नॉट अपॉन k डायरेक्ट लिख आ देती हूँ। जाएगा, हाफ क्यूब। हाँ हाँ, क्यूबी वाले से भी आपका डिक्रीज कर जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो डिक्रीज ही करेगी आपकी हर केस में। तो एनर्जी जो है वो हमारी इस केस के अंदर डिक्रीज कर जाती है। सो दिस इज अ केस जहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट रह रहा है, और मतलब बेसिकली हमारे ये बाकी सारे फैक्टर्स हम डिटरमिन कर सकते हैं। इज इट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी सब कुछ हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। अब इस केस में ना थोड़ी सी और भी चीजें अगर निकालनी है तो निकाल सकते हो, वैसे जरूरी है नहीं। यहाँ पर वी कैन डिटर्मिन द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन एज वेल। यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हो कि कितना काम करना पड़ा मेरे कैपेसिटर को इंसर्ट करने में। कैसे निकालोगे? इनिशियल एनर्जी कितनी होती, इनिशियल एनर्जी कितनी है, q²/2c लिख लूं, है ना। यस इनिशियल मैम। एनर्जी है q²/2c, और फाइनल एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, q² का q² ही रखेगा डिवाइडेड बाय 2kc। तो बेटा वर्क डन का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा कि कितना काम करना पड़ा हमें, कितना काम करना पड़ा अगर मुझे एक से दूसरे में चेंज करना था तो वर्क q²/2c 1/k-1। वेरी गुड। सो दिस इज माय वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो कितना हो जाएगा ये, q²/2c, फाइनल माइनस इनिशियल है तो 1/k-1। सो दिस इज द वर्क विच इज बीइंग डन, ताकि मैं अपने जो डाइलेक्ट्रिक है उसको इसके अंदर ले आऊं। तो एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको ओवरकम करने पे यूज अप हो जाएगी। ठीक है बेटा, इज आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? मैम एक बार फिर से बताना कि क्यों एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये काम करना पड़ेगा ना, वर्क डन होगा ना एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, तो ये जो यस एक्सटर्नल मैम। फोर्स लग रही है इसको ओवरकम करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए एनर्जी कैपेसिटर की रिड्यूस हो जाती है। हमने देखा ना कि एनर्जी रिड्यूस हो रही है, u/k हो रहा है एनर्जी का, तो वो रिड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि वो काम कर रही है ताकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना उसको ओवरकम कर पाए। यस मैम। मैम एक बार प्रीवियस ठीक है स्लाइड बच्चे, दिखा दो। एक बार प्रीवियस स्लाइड, अच्छी स्लाइड है वो वाली, काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसमें पूरी टेबल्स ही मैंने बना दी आप लोगों की, ताकि आप लोगों को दिख जाए। मैम डन। डन, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। तो बेटा अब हमें जो अगली चीज समझनी है वो हमें ये समझनी है, ये वर्क डन वगैरह तो हमें समझ में आ गया। अब समझना है हमें कि कैपेसिटर्स के अंदर ना आप डाई इलेक्ट्रिक, अगर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक डाला तो उसका केस तो आप लोग अब डिटर्मिन कर लोगे। अब दूसरा केस हमें क्या समझना है कि अब डाई इलेक्ट्रिक को भी आप अलग अलग तरीके से डाल सकते हो। एक तरीका होता है हमारा डिस्टेंस डिविजन का, एक तरीका होता है हमारा डिस्टेंस डिविजन का, अच्छे से समझ लेना ये भी। ठीक है, तो डिस्टेंस डिविजन का क्या मतलब है बच्चों, कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, कोई भी आपकी दो प्लेट्स हैं यार, और अब इसके अंदर मैंने दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैंने दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं,
एक डाइलेक्ट्रिक मेरा आधे मैंने डिस्टेंस में डाला है, डिस्टेंस डिवाइड कर रही हूँ, ये जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है आई एम डिवाइडिंग दैट। एक डाइलेक्ट्रिक मैंने डाल दिया है डिस्टेंस D1 में, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया है डिस्टेंस जो बचा हुआ है D2। दूसरा डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने डाल दिया है बचे हुए डिस्टेंस में, विच इज इक्वल्स टू D2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी होगी, मुझे ये बता दो। तो निकाल सकते हैं हम, है ना, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? यहाँ पर हो क्या रहा है कि डिस्टेंस इज गेटिंग डिवाइडेड। मैम इनका डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक भी होगा ना कुछ K1 K2। ले लो यार, ठीक है, डिस्टेंस गेट डिवाइडेड, एरिया इज रिमेनिंग द सेम, बट एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है, इसको 3D में इमेजिन करो, है ना, डिस्टेंस इज गेटिंग डिवाइडेड बट एरिया रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? पहले वाले की हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 मल्टीप्लाइड बाय K1, और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? एरिया सेम है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2 मल्टीप्लाइड बाय K2। यस ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें अगर निकालनी है तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। अब इस सिचुएशन में बेटा होता क्या है, इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि हमारे जो डाइइलेक्ट्रिक्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा प्लेट का, यहाँ पर दूसरा पोटेंशियल होगा प्लेट का, तो जो बीच वाली प्लेट है वो तो हमारी सेम पोटेंशियल पे और बाकी दोनों प्लेट्स हमारी अलग पोटेंशियल पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, दैट हियर वी से that dielectrics are in series, dielectrics are in पोटेंशियल series। वाला पॉइंट दोबारा बता रहे। पोटेंशियल वाला पॉइंट क्या है? इस प्लेट का कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पर अगर बैटरी से आप कनेक्ट करोगे तो इस प्लेट का कुछ पोटेंशियल होएगा ना। लेट मी से कि यहाँ पे Yes. पोटेंशियल 0 है, लेट मी से यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर तो दोनों टर्मिनल्स पे अलग अलग पोटेंशियल है। ये बीच वाली जो टर्म है वो मेरी कनेक्टेड आ जाएगी, जो ये बीच वाला है वो मेरा कनेक्टेड रहेगा मामला। तो सीरीज जैसा सर्किट बन गया ना बेटा ये, यस है ना। तो इस केस में एक बार कैपेसिटेंस निकाल के बताओ, फाइनल कैपेसिटेंस कितनी आएगी? सीरीज का फॉर्मूला लगा के कैपेसिटेंस निकाल के बताओ। इससे ना क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, इसलिए करवा रही हूँ, और बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2-4 कैपेसिटर भर दिए, 2-4 डाइलेक्ट्रिक भर दिए अलग अलग तरीकों से, बताओ अब इस केस में क्या होगा? मैम 1/A एप्सिलॉन नॉट D1 K1 प्लस D2 K2। अबे उल्टा करो ना। अच्छा यस मैम, उल्टा हुआ, सॉरी। मैं वही बोल रही हूँ कि गर्व यार, देखो ना A एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आना चाहिए ना, यहीं से देख लो। है ना। अब ये दोनों आपके सीरीज में है, तो सीरीज का क्या मतलब है कि 1/C विल बी 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, सो बेसिकली व्हेन यू डू दिस यू विल गेट D1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस D2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2, यही आएगा बेटा। यस ठीक है, मैम। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1/C इज इक्वल्स टू, कर लो यार ऐड सब्ट्रैक्ट, 1/A एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, है ना, 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, हमारे पास बचेगा क्या ब्रैकेट में? D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। इतना नोट डाउन कर लिया बच्चों, आगे चलो। मैम आंसर आएगा A एप्सिलॉन, हाँ A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। हाँ यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, कर लिया बच्चों नोट डाउन? यस मैम। मैम एक मिनट। अच्छा कोई नहीं, कर लो। मैम लिख लिया। लिख लिया, चलो। तो अब यहाँ से यार एलसीएम वगैरह ही तो लेना रह गया ना। तो 1/C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/A एप्सिलॉन नॉट। इफ आई टेक द एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? D1 K2 और K1 D2।
D1 K2 और K1 D2 अपॉन K1 K2 अपॉन K1 K2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। तो बिल्कुल सही बोला प्रणव बच्चे ने, बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस भी लिख लो, इसमें एक स्पेशल केस लिख लो। स्पेशल केस तब होता है जब दोनों को हमने आधा आधा भर रखा है, D1 इज इक्वल टू D2 विच इज इक्वल टू D/2। ठीक है, दोनों को हमने आधा आधा भर दिया है। तो इस सिचुएशन में अगर कैपेसिटेंस निकालोगे तो ये D/2 हो जाएगा, दोनों D/2 कॉमन आ जाएगा, है ना, D/2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कैपेसिटेंस आएगी 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है। ये चीज याद रखनी जरूरी है कि अगर एरिया डिवाइडेड नहीं है, डिस्टेंस डिवाइडेड है, डिस्टेंस डिवीजन मतलब सीरीज। अब कैसे याद रखोगे वो आप देख लो, ऐसे याद रख लो, डिस्टेंस डिविजन implies that capacitors are in series. This is an important point to remember. ठीक है, ये कर लो फिर आगे चलूंगी। कर लिया बच्चों नोट डाउन? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am, done. Very good. So let's move forward. So now the next thing which we want to discuss is, अब ये सीरीज में तो बेटा एक केस पैरेलल में भी आएगा ही, है ना, वो तो यस मैम। नहीं आ गया होगा कि मैम अब सीरीज में आया तो पैरेलल में तो आना नेसेसरी है। तो बेटा पैरेलल में ये कब आएगा? एक लाइन में डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, पैरेलल में ये तब आएंगे। अब देखो मेरे पास ये दो कैपेसिटर ऐसे हैं, अच्छे से ना देख भी लो कि हाँ पैरेलल में आ क्यों रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो कैपेसिटर कुछ ऐसे हैं कि आधे में मैंने एक मटेरियल भर रखा है, आधे में मैंने एक मटेरियल भर दिया। ये मैम अभी और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? यार इसमें तो काफी, इसमें ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, फिर वहीं पे खत्म कर दूंगी क्लास, अगली क्लास में फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मैम तो 10 बजे तक चलेगी क्लास? 9:45 तक की तो है ना, 15-20 मिनट तो दो। 10 बजे तक नहीं चलेगी, इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस अब। ठीक है, क्वेश्चंस में तो मजा आता है तुम लोगों को। ये ऊपर वाला K1 है, नीचे वाला K2 है। लेट मी से दैट दे आर कनेक्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है बेटा, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो कि यार अगर इसका पोटेंशियल A है, इसका पोटेंशियल B है, कुछ भी है A और B, तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में तो कनेक्टेड है, दोनों की दोनों साइड पे पोटेंशियल सेम है। सो बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना बेटा। तो इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज नोन एज एरिया डिवीजन। दिस इज माय सेकंड केस व्हिच इज ऑफ एरिया डिवीजन। ये हमारा सेकंड केस है एरिया डिवीजन का। तो जब हमारा एरिया डिवाइड होता है उस सिचुएशन में एरिया गेट्स डिवाइडेड, area gets divided and distance remains the same. Area gets divided and distance remains the same. Distance remains the same. So in this situation what happens? In this situation what happens is that capacitors are in parallel. Writing this with blue, color coding से थोड़ा सही हो जाता है. Capacitors are in parallel. ठीक है, इस केस में हमारे जो कैपेसिटर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो कैपेसिटेंस लिख सकते हैं दोनों के, जैसे पिछले केस में लिखी थी। यस मैम। क्या क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस हम लोग? कैपेसिटेंस C1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इफ दिस इज D, if this is D, this is A1 and this is A2. So you can write the capacitance of both of them. C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 epsilon naught into D. A1 epsilon naught K1 upon D. And C2 की वैल्यू कितनी हो गई? A2 epsilon naught K2 upon D. तो पैरेलल वाला केस तो इजी होता है, बच्चों को याद भी रहता है।
वेरी गुड, दोनों को आप प्लस कर लोगे तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन आ गया एंड सिंपली हमारे पास आ गया A1 K1 प्लस A2 K2। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेशल केस भी लिख सकते हो, स्पेशल केस। मैम आपकी स्क्रीन पॉज। अच्छा, स्क्रीन पॉज, एक सेकंड रिफ्रेश कर लेती हूँ। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो स्पेशल केस हमने जैसे पिछले केस में लिखा था कि अगर डिस्टेंस आधे में डिवाइडेड हो, वैसे इस केस में भी स्पेशल केस वही है कि सारे एरिया हमारे इक्वल रहे A/2 के। तो इसका बता दो क्या वैल्यू आएगा। जब यहाँ पर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो एरिया भी कॉमन आ जाएगा ना। A epsilon naught upon 2D into K1 plus K2। वेरी गुड, A epsilon naught upon 2D into K1 plus K2। इज दिस पार्ट ओके गाइस? इससे थोड़े से अब सवाल सॉल्व कर ले। मैम Yes, एक ma'am. मिनट। हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, फिर थोड़े सवाल सॉल्व करते हैं, बस फिर उतना ही करेंगे आज की क्लास में। काफी अब थक भी गए होंगे पूरे हफ्ते पढ़ पढ़ के, इस हफ्ते थोड़ा रिलीफ मिला होगा कि मैम टेस्ट नहीं है। यार मेरी वीडियो तब से ऑफ है क्या? नहीं, इस बार कल तो शायद टेस्ट नहीं है ना आप लोगों का। नो मैम। हाँ, मैम कल नहीं है। अगले हफ्ते टेस्ट होएगा सारे के सारे सिलेबस का, तब से मेरी वीडियो ऑफ पड़ी है। लेट मी ऑन इट, आई थिंक आई प्रेस सम मैम रॉन्ग बटन। पर टेस्ट होता है तो अच्छा ही होता है। यस टेस्ट अच्छा मैम। ही होता है बेटा, असल में ना हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा और अच्छे से कवर हो जाए। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। थोड़ी टेस्ट देर का ही तो होता है टेस्ट बस। टेस्ट थोड़ी देर मैम का नहीं होता, वो टेस्ट टेस्ट के पहले हम easy लोग भी जब तो है। रिवीजन, टेस्ट के पहले जब वो रिवीजन क्लास रखते हैं ना, तो हमारी 4 की जगह खाली 3 क्लास मिलती है हफ्ते में, फिर हमको, समझ रहे हो? हम तो लेकिन वो जब पूरे हफ्ते पढ़ने के बाद टेस्ट देते हैं ना, मार्क्स अच्छे आते तो अच्छा लगता है फिर। नहीं देखो, अभी भी पूरे हफ्ते पढ़ोगे ही। अब ये कैपेसिटेंस वाला टॉपिक हमारा हो गया, तो अगले टेस्ट में आपका कैपेसिटर्स तक आएगा, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो यार बहुत मैम इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट पूरी इजी करना। आ गया था इस बार का, थोड़ा मुश्किल हाँ, आ इस रहा बार का था। इजी था थोड़ा सा, अगली बार बोल दूंगी कि थोड़ा सा अंजलि बच्चे बोल रहे हैं मेरी क्लास के कि उनको टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल चाहिए, फिर वो इतना मुश्किल भेज देंगे जैसे पहला वाला टेस्ट था उसमें बच्चों के किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मैम यस। सीखने को ही तो मिलेगा टेस्ट से, कौन सा ये हाँ, सीखने को ही तो मिलेगा मैम, सही बात है। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोलती हूँ अगली बार टेस्ट को थोड़ा डिफिकल्ट करें, मुझे और भी असाइनमेंट्स, मैंने ना थोड़े से लिंक्स आप लोगों के नहीं डाले, शायद थोड़े से लिंक्स और भेजे थे मैंने आपको पिछली क्लास में, आई थिंक, है ना? 2 लिंक भेजे थे ना आप लोगों के ग्रुप पे व्हाट्सएप पे। यस मैम। वो लिंक खोल के देखिए, उसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर थियरी भी अच्छी है। जिनने नहीं देखे, क्योंकि सब बच्चों के सन्नाटे से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि बच्चों ने नहीं देखे हैं, थोड़ा सा ना वो चैट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप पे ऊपर स्क्रॉल करना, उसके अंदर मैंने 2 लिंक्स भेजे हैं। वो लिंक्स मेरे से डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं हो रहे, वो मुझे रैंडम किसी वेबसाइट पे अच्छा मिले वो थे। लिखा मैं एक देखा था। हाँ, एक देखा था, वो एक खोलना बेटा, मान्य है, उसके अंदर ना अच्छे अच्छे हैं, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी हैं उसके अंदर, आपको एक कंसाइज अपनी वो भी मिल जाएगी ब्रीफ के अंदर, अगर आपको फॉर्मूला शीट टाइप्स चाहिए, और दूसरा उसके अंदर क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो एक बार ट्राई टू सर्च, अच्छा मामला है, वो भी सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह काफी सारे उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पूरी एक बुकलेट उसमें एंड में क्वेश्चंस की है, तो प्लीज ट्राई टू लुक एट दैट एज वेल, अच्छे क्वेश्चंस है उसके अंदर। ठीक है, अब चलूं आगे? यस मैम। चलो ठीक है, ब्रीफ ब्रीफ में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये स्लाइड्स की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, कैपेसिटेंस आपको निकालनी है ए और बी के बीच में। अगर ये 3 कैपेसिटर ऐसे डाल दिए हैं, एरिया ए थिकनेस D1, एरिया ए थिकनेस D2, एरिया ए थिकनेस D3, ठीक है, तो क्या होगा बेटा इस केस में? हम सीरीज में है तीनों। वेरी गुड। इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, ये भी चीज देख लो। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हमारे 3 कैपेसिटर बन गए, हमारे 3 कैपेसिटर बन गए एंड ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज, C1 C2 और C3 हमारे पास बन गए। यहाँ पर C1 C2 C3 की भी वैल्यू लिख लेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1। C2 की वैल्यू कितनी है हमारी? A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2 एंड C3 की वैल्यू कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D3। ठीक है बेटा, तो हमारी जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सही है यार, सिंपल है। मैम C equivalent A epsilon naught K1 K2 K3 divided by D1 K2 K3 plus हाँ, ये yes ठीक मैम है, कर पूरा। लेना।
कर यस लेना मैम। सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये एलसीएम वगैरह लेके कर लेना आप सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने का तरीका देख लो कैसे है। अब सपोज मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पे नीचे वाले सीरीज में। और पैरेलल भी। यस मैम। ठीक है, तो बेटा इसको हम करें कैसे, मतलब हाउ शुड वी डू दिस? इसको ना इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इसको अलग तरीके से इमेजिन कर लेते हैं। हाउ डू दे मैम इमेजिन नीचे इट? हमने पैरेलल में और ऊपर वाले पार्ट के रिलेशन में फिर सीरीज बिल्कुल में सही बोल रहे हो। इसको ना ये कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे 4 कैपेसिटर हैं, हमारे 4 कैपेसिटर हैं, हमारे 2 जगह पे K3 और K3 डला हुआ है, और एक जगह पे K1 डला हुआ है, एक जगह पे K2 डला हुआ है। समझ में आया कि इसको इमेजिन कैसे कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा सर्किट है वो सर्किट कैसे बन जाएगा? सर्किट मेरे पास बन गया कि मेरे पास 2 कैपेसिटर्स हैं C3 जो पैरेलल में है, आप एक भी इमेजिन कर सकते हो, और 2 कैपेसिटर ये नीचे वाले K1 और K2 के हैं जो सीरीज में। आई एम हैविंग K1 एंड K2, राइट? वी गेट दिस सॉर्ट ऑफ अ सर्किट। यहाँ पर भी आप वैल्यू निकाल सकते हो सारी कैपेसिटेंस की। C1 की वैल्यू कितनी है? आधे एरिया में है, आधी ही डिस्टेंस में है, तो आधे एरिया में आधे डिस्टेंस में मतलब A/2 K1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D/2। इसकी वैल्यू C1 की कितनी आ जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 अपॉन D। ठीक है, वैसे ही हम C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। C2 की वैल्यू निकालेंगे तो यही आ जाएगी एक्चुअली, A/2 K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? 2 से 2 कट जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज भी क्लियर है। अब आगे चलूं, एक सेकंड मैं एक स्लाइड ऐड कर दूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार इस टॉपिक से, अब ये बताओ क्या मैम करें? इसमें ऐसे कर सकते हैं, नीचे वाले को पहले सॉल्व करके फिर बड़े वाले से कर लें। वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर लो, उसमें भी वही करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में भी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों हमारे सीरीज में है, तो इसकी इक्विवेलेंट निकाल लो, कितनी आएगी? सी इक्विवेलेंट फर्स्ट और सेकंड की कितनी हो जाएगी? मैम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D into K1 plus K2। वेरी गुड, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा ना आंसर। ये कितना आ जाएगा? C1 को C2 से मल्टीप्लाई कर लो, A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। मैंने गलत लिख लिया, ऐसे नहीं करते, उल्टा करके करते हैं, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपने आप निकाल लेना, अपने आप निकाल लेना। C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जैसा अगर मैंने आधा करके लिखा है तो C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D into K3। A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय K3 अपॉन D। दिस इज द वैल्यू ऑफ C3। ऊपर वाले केस में यस मेरी मैम। C3 की ये वैल्यू आ रही है, और ये जो दोनों C3s हैं दे आर इन सीरीज, बोथ ऑफ द C3s आर इन सीरीज। तो जब मैं इस केस में C इक्विवेलेंट निकालूंगी वो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन C3, है ना बेटा? तो मेरे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी C की, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? C3 अपॉन 2, सॉरी C3 अपॉन 2 आएगी, दोनों हमारे सीरीज में है। तो जब हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? C3 अपॉन 2 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। इसको आप फाइनल आगे और एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल विद वन अनदर, सो वी कैन फर्दर एक्सपैंड इट एंड यू कैन राइट योर आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस मैम। मैम इसका आंसर A एप्सिलॉन नॉट into K1 into 2 into K1 plus K2 divided by 2D। यार वो अब अपने आप कर लेना, बहुत लंबा सा आंसर आता है, तभी मैं यही कर आ नहीं रही है रही। मैम, यही आ रही है। ठीक है, यही आ रही है ना। अगर आप इसको ये वाले मेथड से ना करो और C3 की डायरेक्ट आंसर लिख दो, तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको जो मैंने मेथड करा है उससे नहीं करोगे और C3 की डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A बाय डिस्टेंस तो मेरा D/2 ही रहेगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हम निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी वैल्यू? मैम हाँ
मैम आपने यहाँ पे C3 और C2 को मैम पैरेलल जोड़ा है, लेकिन मैम ये तो सीरीज में है क्योंकि प्लेट्स हमारी ऊपर नीचे लगा रखी है इन्होंने। बेटा सीरीज में ही तो जोड़ा है, वो पैरेलल में ही तो जोड़ा है दोनों को। पैरेलल नहीं में मैम, जोड़ते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना। नहीं मैम, ये सीरीज में होंगे ना, क्योंकि वो प्लेट्स हमारी K3 के ऊपर है और वो छोटे वाले के दोनों के नीचे हैं। नहीं नहीं, देखो अब हो क्या रहा है कि इस तरीके का सिस्टम बन रहा है ना, K1 और K2 एक दूसरे से सीरीज में है ना, वैसे ही इसके ऊपर जो मेरा ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है वो ऊपर लगा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है और नीचे वाले दोनों पैरेलल में है ना एक दूसरे से, मैम है ना K1 बेटा। K2 तो पैरेलल में है। यस मैम, पैरेलल में है वो। K1 K2 कहाँ से पैरेलल में हो गए? मैम पैरेलल मैम में तो क्योंकि एरिया में देखो ना मैम। मैम शीट्स हमारी साइड में लगी है ना, ऊपर नीचे लगा रखी है एक इन्होंने। सेकंड, यस मैम, कुछ गड़बड़ और कर मैम दी क्या एरिया हमने? एरिया डिवीजन है ना वहाँ पे तो। यस मैम। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में, वेरी गुड, सो आई हैव डन गड़बड़ इन द क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा रिवाइज करना पड़ेगा आई थिंक, है ना। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है बेटा, अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाले जो दोनों है, एक सेकेंड, इसको अगर मैं यहाँ से देखूं सही तो है बच्चों, ठीक है सही तो है ये वाला मामला। मैम एरिया डिवीजन हुआ है ना, K2 K1 और K2 के बीच में डिस्टेंस तो अच्छा, सेम ही है। जो हमने आंसर लिख दिया वो हमने ऐसे लिख दिया, यस मैम। यस मैम। है ना। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही एडिट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एडिट करते थे, फिर ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है इसको फिर से सॉल्व करते हैं। मैम रहने दो, अब तो कर ही लेंगे। कर लोगे? मैम हो ही गया, आंसर तो आएगा। यस मैम। ठीक है, ये वाले केस में हमने गड़बड़ कर दी है। ये वाले केस में क्या गड़बड़ हुई है कि आई हैव अज्यूम दैट द पोटेंशियल ऑफ दीज टू वाज द सेम। ठीक है, सो दैट इज द रॉन्ग अजम्पशन, इन दिस केस वी हैव टू अरेंज इट इन द ऑपोजिट वे। ठीक है, यहाँ पर हमारा C1 C2 C3 की चलो वैल्यू हमारी सही आ गई, बट जो हमारा अरेंजमेंट रहेगा, फाइनल अरेंजमेंट हमारा डिफरेंट होएगा। ठीक है, तो Yes. बेसिकली इन दिस केस एज यू गाइस कैन सी कि K1 और K2 जो रहेंगे वो हमारे, यहाँ पर हमारा K1 और K2 का एरिया डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस सेम है। So if area gets divided and the distance is same, then the capacitors are in, Parallelly. very good, then the capacitors are connected parallelly। और K3 वाला जो केस है, K3 वाले केस में अब इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके साथ ये सीरीज में आएगा। यस मैम। ठीक है, Yes, K3 वाला जो केस रहेगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में आना चाहिए, तो हमारा सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इफ आई एम इन्वर्टिंग दिस, इसको एक बार इन्वर्ट करके भी इमेजिन कर लो, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन हो गया ना, यहाँ पर हमारे पास K3 है, यहाँ पर हमारे पास K1 है, यहाँ पर हमारे पास K2 है, राइट। तो यहाँ से भी आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो कि बेसिकली पहले हमारे पास K3 है, सो व्हाट आई एम हैविंग इज, पहले आई एम हैविंग कैपेसिटर 3, देन आई एम हैविंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन विद कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आंसर अपनी कॉपी में लिख रखा है वो भी गलत है। ऑलराइट, सो दिस इज C2, दिस इज C1। इज इट ओके बच्चों, अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो गुड जॉब, ये गलती मुझे भी समझ नहीं आई थी। इनफैक्ट जिस बुक से मैंने रेफर किया उसमें भी यही सेम गलती हो रखी है। आई कैन सी दैट राइट नाउ, दैट इन द बुक एज वेल दे हैव डन द सेम मिस्टेक, एग्जैक्ट सेम मिस्टेक। ठीक है, यस मैम। चलो तो इतना काफी है आज की क्लास के लिए, नेक्स्ट की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करें। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़े से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बचा हुआ वाला डाइलेक्ट्रिक का जो पार्ट है वो वाइंड अप कर देंगे, सो देन आवर चैप्टर विल बी एंडेड। मैम, हाँ बेटा। मैम अगर हमने जैसे कि जो प्लेट्स के बीच में स्पेस है उसमें अगर हमने दो ट्रायंगल्स लगा दी डायलेक्ट्रिक्स के उसमें, हाँ, तो वो वाला पैरेलल क्वेश्चन नहीं, वो वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, उसके वो आपका जेई में क्वेश्चन आया था, तो बेसिकली ना वो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। यस ओके मैम, मैम। देखा था ये कुछ। हाँ, ये मैंने वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक लिख रखा है ना, वो हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके अंदर आप क्या करते हो कि अगर मैं कोई भी एक रैंडम प्लेट ले लूं, कोई भी एक रैंडम प्लेट मैंने ले ली, तो वो जो दोनों के दोनों होंगे वो एक दूसरे से पैरेलल में हो जाएंगे ना, तो फिर वो अज्यूम करके हम पूरे के पूरे कैपेसिटर पे उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं। तो वो लंबा क्वेश्चन है, उसमें लगेगा टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट इज अ केस ऑफ वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एक बार Okay, ये ma'am. वाला जो पार्ट है, ये जो सिंपल सिंपल है। हाँ बेटा। मैम एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा एक सेकंड रुको, चलो इतना हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं तो रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, फिर आगे का बाद में कर लेंगे। हाँ